तो चलिए आज समझते हैं बालकृष्ण भट्ट के शानदार निबंध बातचीत को। ये सिर्फ एक क्लासिक रचना नहीं है, बल्कि ये समझने का एक बेहतरीन जरिया है कि बातचीत यानी कि बातें करना हमारी जिंदगी को कैसे बनाता और संवारता है। हम इसे कुछ ऐसे खास पॉइंट्स में तोड़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, सबसे पहले इस निबंध के सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर हमारे पास बोलने की ये ताकत, ये शक्ति ही न होती? कैसी होती हमारी दुनिया? अब इस सवाल की गहराई में उतरने से पहले आइए पहले ये जान लेते हैं कि इन विचारों के पीछे कौन है और उनका मुख्य आइडिया क्या है। लेखक कहते हैं कि ये जो वाक शक्ति है यानी बोलने की शक्ति, इसके बिना तो ये पूरी दुनिया ही जैसे गूंगी लगती। हम अपने सुख दुख, अपनी भावनाएं कुछ भी एक दूसरे से बांट ही नहीं पाते। तो ये विचार किसके हैं? चलिए अब खुद लेखक को समझते हैं। उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें उनके विचारों को सही ढंग से समझने में मदद मिलती है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है। खासकर भारतेंदु युग के वो एक प्रमुख लेखक माने जाते हैं। और देखिए, वो सिर्फ एक निबंध लिखने वाले नहीं थे। असल में वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, एक आगे की सोच रखने वाले विचारक थे। उन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल समाज की बुराइयों पर लिखने के लिए किया। बाल विवाह हो, महिला शिक्षा हो, इन जैसे विषयों पर उस जमाने में लिखना एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। असल में आलोचक रामविलास शर्मा की ये लाइन बहुत जरूरी है और एग्जाम में भी आ सकती है। उन्होंने कहा था कि भट्ट ने ही हिंदी साहित्य में प्रगतिशील आलोचना की नींव रखी थी। ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं निबंध के मेन आइडिया पर। वाक शक्ति मतलब बोलने का ये वरदान। बट ये बात साफ करते हैं कि बोलने की ये जो शक्ति है ना, यही वो एक चीज है जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है। इसी की वजह से एक सभ्य समाज बन पाता है। लेकिन क्या सिर्फ बोलना ही काफी है? नहीं, निबंध का असली मजा तो अब शुरू होता है, जब भट्ट ये समझाते हैं कि एक अच्छी बातचीत आखिर होती क्या है। यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। भट्ट दो बड़े यूरोपियन विचारकों की बात करते हैं। एक है बेन जॉनसन, जो मानते थे कि बोलने से ही इंसान का असली रूप, उसका असली चरित्र सामने आता है। और दूसरे हैं एडिसन, जिन्होंने कहा कि भाई असल बातचीत तो सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है। एडिसन की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भट्ट समझाते हैं कि जब सिर्फ दो लोग बात कर रहे होते हैं तो वो सचमुच एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हैं। कोई पर्दा नहीं, कोई दिखावा नहीं। लेकिन जैसे ही कोई तीसरा इंसान उस बातचीत में शामिल होता है, वो अपनापन, वो गहराई कहीं खो जाती है। बात थोड़ी फॉर्मल हो जाती है। और अगर 4 या उससे ज्यादा लोग हों तब तो वो बातचीत रही ही नहीं, वो तो बस एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। इसके लिए भट्ट ने एक बड़ा मजेदार शब्द इस्तेमाल किया है, राम रमोवल। मतलब बस ऊपर ऊपर की बातें, जिनका कोई गहरा मतलब नहीं होता। निबंध में यूरोप के आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का भी जिक्र है, मतलब बातचीत की वो कला जो बहुत ही इंटेलिजेंट और आकर्षक मानी जाती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? भट्ट के हिसाब से बातचीत इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, निबंध का सार ये है कि बातचीत एक तरह की थेरेपी है। ये हमारे मन में जमा सारा बोझ, सारा मैल भाप की तरह बाहर निकाल देती है और मन एकदम हल्का और साफ हो जाता है। ये हमें एक अलग ही तरह की खुशी देती है और हमें नई एनर्जी से भर देती है। लेकिन अंत में भट्ट हमें बातचीत के सबसे ऊंचे और सबसे बेहतरीन स्तर पर ले जाते हैं, और वो है वो बातचीत जो हम खुद से करते हैं। जी हाँ, अपने आप से बात करना, यही वो असली तरीका है जिससे हम अपनी बोलने की शक्ति को निखार सकते हैं और अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर सच्चा कंट्रोल पा सकते हैं। खुद से बात करना हमें खुद को समझने में मदद करता है। तो जब हम इस समीक्षा को खत्म कर रहे हैं, ये निबंध हमारे लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। किसी की भी जिंदगी में सबसे उत्तम, सबसे सार्थक बातचीत आखिर कौन सी होती है? शायद किसी दोस्त के साथ, या फिर शायद खुद अपने साथ।